कल 20 अगस्त को लोकसभा के अंदर बड़े नाट के ढंग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक पेश किया, जिसके बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आपको एक विजुअल भी दिखा होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के सामने एक बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी गई थी। उसके बाद जो विपक्षी सांसद थे वो नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए। विधेयक क्या है? विधेयक में बताया जा रहा है कि इसको 130वां संशोधन विधेयक बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर जो आसीन हैं, प्रधानमंत्री के पद पर या मंत्री के पद पर जो लोग आसीन हैं, अगर उनके ऊपर गंभीर अपराधों के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो उनकी कुर्सी जा सकती है। अगर वो 30 दिन तक जेल के अंदर रहते हैं, 31वें दिन अपने आप उनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। सवाल सबसे पहले तो विपक्ष यही उठा रहा है कि इस बिल का प्रयोग कहीं न कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए किया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस बिल की पेचीदगियाँ क्या हैं। हालाँकि इस बिल को अभी जेपीसी में भेज दिया गया है। जेपीसी का मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी पार्टियों के एमपीज़ होते हैं और वो देखते हैं कि बिल में क्या खामियाँ हैं, क्या उसमें सुझाव दिए जाएँगे, वो आगे पता चलेगा। सबसे पहले तो सर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि जो ये बिल विधेयक जो पेश किया गया अमित शाह के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप ऊपरी तौर पर ऐसे सोचें कि क्या किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर गंभीर चार्ज है उसको किसी पद पे रहना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, उसको नहीं रहना चाहिए। जी, लेकिन ये बात तब के लिए है जब चीज़ें आदर्श स्थिति में हों। आदर्श स्थिति से मतलब यह है कि आपकी जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, ये निष्पक्ष ढंग ढंग से काम करती हों और ये एजेंसियां कानून के प्रति पूरी तरह से वफादार हों, कानून के हिसाब से काम करती हों, वो पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे काम ना कर रही हों। तो वैसी परिस्थिति में तो ये एक आम आम अपेक्षा होगी कि स्वच्छ लोग ही ऊंचे पदों पर रहें। लेकिन जो जो हम लोग आज जिस परिस्थिति में, जिस देश में हैं, उसमें उस परिस्थिति के भीतर इस बिल को लाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो लगातार जो एजेंसियां हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका व्यवहार जो अपोजिशन पार्टीज हैं और जो डिसेंट है, असहमत लोग हैं, जो सीधे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं लेकिन पत्रकार हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी इस सरकार की नीतियों से, इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके प्रति जो संस्थाएं, एजेंसियां, कानून को जो लागू करने वाले जो नियामक लोग हैं, वो एक धारणा बनी है और उस धारणा को बनने की, अगर बनी है तो उसके कुछ ठोस वजह हैं कि वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करती हैं, वो पक्षपात करती हैं, भेदभाव करती हैं। वैसी परिस्थिति में ये कानून लाया गया है। ये कानून, वैसे अगर हम लोग गंभीरता में जाएंगे तो देखेंगे कि ये पूरी तरह न्याय व्यवस्था, जिस विचार पर भारतीय न्याय व्यवस्था खड़ी है, उसके खिलाफ जाता है। दूसरी बात यह है कि एक राजनीतिक रूप से जो अपोजिशन पार्टी जो हैं, अभी तक इस तरह के जो भी उपाय हुए हैं उनका उपयोग अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही हुआ है। जिस समय ये धारणा बनी हुई है कि आपके ऊपर कितने भी गंभीर आरोप हों, आप सत्ताधारी पार्टी में चले जाइए और सारी जो एक्शन है वो ठप हो जाएगा, तो जाहिर है कि ये माना जाएगा कि इसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो अपोजिशन के खिलाफ होगा। मैं दो उदाहरण के साथ अपनी बात अभी रोकूंगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले वैसे तो कई मंत्रियों के, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल थे, उनका भी मामला था, लेकिन हम लोग सिर्फ दो चीफ मिनिस्टर्स का उदाहरण लेते हैं जिन दो चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उनको जेल जाना पड़ा। उनमें एक थे हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने मर्यादा का कुछ ख्याल किया, उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस पर बहुत मतभेद है कि जब एक एक मर्यादा एक तरफा नहीं होती है, जो एक पक्ष है, जो वो अगर कोई मर्यादा को नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष ही, जो कि विक्टिम है, जो शिकार है, वही सारी मर्यादा को मानता जाए। इसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन उन्होंने, जब उनकी गिरफ्तारी की नौबत आई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का मामला आया। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया
और केजरीवाल ने, मेरी समझ में केजरीवाल ने ठीक किया, क्योंकि केजरीवाल ने जो इस व्यवस्था के भीतर जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक नियम हैं, जो एक सिस्टम में विश्वास होता है, उस विश्वास पर जो दबाव बढ़ रहा है, जो उसमें तनाव और एक जिसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, पुल कहते हैं, उसको उन्होंने एक्सपोज किया। वो जेल गए, जेल से चीफ मिनिस्टर का काम करते रहे। और ये एक बड़ी अजीब स्थिति है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में बंद कर दिया, और वो चीफ मिनिस्टर ने भी वहाँ से वो काम करते रहे। तो ये स्थितियाँ आज हमारे सिस्टम में पैदा हो गई। पैदा इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि जो आज की सरकार है, वो पूरी सत्ता का केंद्रीकरण अपने पास करने की नीति पर वो पिछले 10 से 11 साल में चली है। और उसमें एक-एक करके अनगिनत उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर का उदाहरण है, दिल्ली दिल्ली का उदाहरण है। ये ऐसी सरकार है जो न्यायपालिका कुछ फैसले देती है तो उसको भी नहीं मानती है। दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ के सरकार के क्या अधिकार हैं, तो उसको पलट दिया गया बिल पास करके। जम्मू कश्मीर में भी वही व्यवस्था कर दी गई। यहाँ का चीफ मिनिस्टर एक दिन, कोई एक ऐसा दिन खुद जाके नमाज नहीं पढ़ सकता है। जो जम्मू और कश्मीर दिवस था, जिस दिन उनको रोक दिया गया उस जगह पर जाने से, और उनको कहा गया कि आप अपने घर के भीतर में रहिए। कहने का मतलब ये है कि जो अपेक्षा है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सबके अधिकार हैं, मुख्यमंत्री के अधिकार हैं, आज की जो सरकार जो केंद्र में है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती। और इसीलिए ये आशंका विपक्ष के भीतर जो है, जिसका कि ठोस आधार है कि इसका क्या उपयोग किया जाएगा। उपयोग ये किया जाएगा कि ईडी को आप आदेश देंगे, ईडी केस दर्ज करेगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, 30 दिन से ज़्यादा होगा, फिर इस कानून के तहत केंद्र उनको हटा देगा। और चुनी हुई सरकार, जिसको कि जनता ने मैंडेट दिया है, वो भी उसी विधि से चुनी गई है जिस विधि से केंद्र सरकार चुनी गई है, उस सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो एक तो ये आशंका है जिसकी वजह से कल उतना विरोध देखने को मिला। और ये अब देखिए अभी क्या होता है, क्योंकि ये तो संविधान संशोधन विधेयक है, इसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अगर 2/3 की आवश्यकता नहीं होती तो ये जेपीसी में नहीं भेजते। क्या ये सरकार कोई बिल जेपीसी भेजती है? स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम था, वो डिफंक्ट हो गया है। 1-2 बिल भेजा जाता है, पहले सारे बिल भेजे जाते थे, सारे विधेयक भेजे जाते थे। अब कोई जिनका बहुत ज़्यादा दबाव बनता है तो इसको भेज देते हैं, नहीं तो नहीं भेजते हैं। उसके भी जो सिफारिशें हैं उसको नहीं मानते। वक्फ बोर्ड वाले कानून में हम लोगों ने देखा कि जो वक्फ बोर्ड में जो अपोजिशन की तमाम जितनी उसमें सिफारिशें की गई, सुझाव दिए गए, उसको इन्होंने खारिज कर दिया, मनमाना कानून पास करा लिया। लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए लोकसभा में लगभग 360 या 355 वोट चाहिए, वो वोट इनके पास नहीं है। अब ये कहाँ से लाएंगे, ये सवाल, इसलिए इन्होंने जेपीसी को भेजा है। जी। अच्छा, इसमें सत्येंद्र सर, मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो गैर हिंदी भाषी सूबे हैं और गैर भाजपा शासित सूबे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की, वो सब ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये फेडरलिज्म के ऊपर भी खतरा है। संघवाद के ऊपर इसको खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ये सरकार के ऊपर आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ये पावर का, सत्ता का केंद्रीकरण करने वाली सरकार है। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इन्होंने पहले ही सिर्फ क्या कहें कि चौकीदार बना के छोड़ दिया, पुलिस उनके हाथ में छोड़ दी है। जो जीएसटी वाला जब मामला चला, तो उस टाइम पे सारा जो इकोनॉमिक अर्थतंत्र है वो तो सारा ही पहले ले चुके हैं सूबों के हाथ से। ठीक है कि शिक्षा या 2-4 मामले और हैं जो सूबों के हाथ में हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी थोपी जा रही है, वो भी आपको पता ही है। तो इसलिए मैं देख रहा था कि खासकर तमिलनाडु में लोग इसको ये कह रहे थे कि ये जो बिल है ये एंटी फेडरलिज्म है और ये संघवाद के ऊपर खतरा है। लेकिन हिंदी में फेडरलिज्म को लेकर इतनी विशेष चर्चा नहीं हो रही। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये बिल सच में ही संघवाद के लिए खतरा है? देखिए, हिंदी इलाकों में तो ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो वो पार्टी लाइन पर उनकी जो भी सोच हो। लेकिन संघवाद के लिए तो मैंने अभी ये बात कही कि देखिए, अगर आप भारत के संविधान पर गौर करें, तो भारतीय संविधान में इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। जी, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई। एक केंद्रीय सूची बनाई गई, राज्य की सूची बनाई गई, और एक कंकरेंट समवर्ती, यानी जिसमें ऐसे विषय रखे गए जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकेंगे,
लेकिन अगर उसमें टकराव होगा तो केंद्र का माना जाएगा, ये उसमें व्यवस्था थी। लेकिन राज्यों की अपनी सूची है। ये क्या बताता है कि संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने राज्यों को केंद्र के मातहत नहीं रखा। केंद्र की राज्यों की अपनी पहचान, अपनी एक उनकी सत्ता है, जो सत्ता उनको संविधान से मिलती है। जी आज की जो केंद्र सरकार है और इनकी अगर अब हम लोग उसके वैचारिक कारणों में जाएंगे तो आरएसएस का जो सोच है वो हमेशा से संघवाद के खिलाफ रहा। उन्होंने कभी भी फेडरलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। वो यूनिटरी सिस्टम की बात वो करते रहे। ये लोग उस विचारधारा से नारा चल रहे हैं। लेकिन जी नारा भी देते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो वो जी जी उस जी नारे में भी ये निहित है कि वो सब उसमें एक निहित है, जगह के ही। एक निहित है। एक वो जो इनका नारा था, एक एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये सारी चीजें, ये सब इनके सोच का हिस्सा है। इसीलिए ये जो करते हैं ये अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। ये ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये कानून ला दिया। मेरी ऐसी समझ नहीं है कि वो कोई दूसरा मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये एक इसी ढंग का सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें सारी सत्ता एक जगह केंद्रित हो। मैं जो बात कह रहा था कि भारतीय संविधान के हिसाब से राज्यों की अपनी उन राज्यों की अपनी सत्ता है और वो सत्ता उनको संविधान से मिली है अपने मामलों में। उसमें केंद्र दखल नहीं कर सकता, जैसे कि केंद्र के मामले में राज्य नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखिए इसी समय एक और दूसरा मामला भी चल रहा है। अगर आपने संघवाद का इशू किया, बताया, उठाया है, ये जो राज्यपालों के अधिकार का मामला है। जी राज्यपाल के अधिकार का जो अभी उसकी सुनवाई उसकी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चल उसमें रही। जो केंद्र की तरफ से दलील दी जा रही है उस पर गौर कीजिए। वो दलील, अगर उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि फिर चुनी हुई राज्य सरकारों का क्या मतलब रह जाएगा कि अगर एक राज्य सरकार चुनी गई, विधानसभा चुनी गई, उसने कानून पास किया, केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यपाल केवल पोस्टमैन नहीं है कि वो केंद्र का संदेश राज्य को देगा और राज्य का संदेश केंद्र को देगा। उसकी अपनी लेजिटिमेसी है और वो वैसे कानून को रोक सकता है जिसको वो मानता है कि वो जल्दबाजी में पास किया गया है। अगर राज्यपाल विधानसभा से पास कानून को रोक देगा तो फिर विधानसभा क्या करेगी? विधानसभा के पास फिर विधानसभा के होने की आवश्यकता ही क्या है? भाई राज्यों बिल्कुल के मामले में विधानसभा जो कानून बनाती है वो राज्य सूची में जो मामले हैं उसमें बनाती है। अब केंद्र की मंशा से वो अगर मेल नहीं खाते हैं और तो राज्यपाल उसको दस्तखत नहीं करेगा उसका, जो कि हो रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों का व्यवहार ठीक नहीं है। संविधान में एक कमी रह गई थी। आर्टिकल 200 में ये कहा गया था कि राज्यपाल जो हैं वो जब विधानसभा बिल पास कर देगी तो राज्यपाल को एक बार अधिकार होगा कि वो बिल को लौटा दें। लेकिन दोबारा अगर बिल उस बिल को विधानसभा पास कर देती है तो राज्यपाल को दस्तखत करना होगा। संविधान में ये नहीं लिखा गया कि कितने दिन के भीतर करना होगा, क्योंकि ये मान के चला गया कि वो दस्तखत करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल ने, केरला में भी ऐसी घटना हुई कि वो बिल पास दोबारा हो गया, उसको वो उन्होंने दस्तखत ही वो नहीं कर रहे हैं। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तब वो तमिलनाडु की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 90 दिन के भीतर आपको दस्तखत करना पड़ेगा, क्योंकि यही संविधान की मंशा है, संविधान ने यही व्यवस्था की है। अनिश्चित काल तक आप उसको नहीं आप उसको लटका सकते हैं। बिल्कुल। अब केंद्र सरकार ने इसको सीधे चुनौती देने के बजाय उसने राष्ट्रपति के रेफरेंस से, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, क्योंकि ऐसे हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट सुनने से इनकार कर देता, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आएगा तो उसको सुनना पड़ेगा। तो अब वो सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई में जो केंद्र की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं वो बिल्कुल फेडरलिज्म के खिलाफ है। फेडरलिज्म की भावना, आप गौर कीजिए उस पर। राज्यपाल की, अगर राज्यपाल की लेजिटिमेसी है, ये सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, कि उसकी, चूंकि हमको लेजिटिमेसी है, हमको देश की जनता ने चुना है और वो हमारा दूत है, प्रतिनिधि है, तो उसकी भी लेजिटिमेसी है। वो फैसला कर सकता है कि कौन सा कानून वहां बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा। अगर यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो फिर विधानसभाएं, फिर तो एकात्मक शासन हो गया, फिर तो यूनिटरी शासन हो गया, फिर फेडरलिज्म कहाँ रह गया? फिर तो जो केंद्र चाहेगा वही होगा। जी तो अब वही बात, जब ये माहौल है और एक कानून लाया गया, अब बीजेपी के लोग कहेंगे भाई ये तो, इसमें बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं, बल्कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल किया है।
लेकिन व्यवहार में क्या हो, क्या व्यवहार में प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो सकती है आज के समय में? नहीं। तो इसलिए इसलिए इस कानून को लेकर विरोध है, और विरोध मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। अब देखिए, तोड़ जोड़ करके कहीं वो जुटा लें बहुमत तो मालूम नहीं है, वैसे तो नहीं लगता है कि ये पास हो पाएगा। जी, सत्येंद्र जी, मेरा अगला सवाल है वो एक इस बात से जुड़ा हुआ है कि शिक्षा के मामले में भी दखल देने की कोशिश सरकार कर ही रही है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, उसमें भी ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूला थोपने की बात आई। तो संघवाद पे तो लगातार चोट है ही। पर आपको लगता है कि जो अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, वो फेडरलिज़्म को एक मुद्दा बना पा रही हैं? हालाँकि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मध्ययुगीन है, क्योंकि उस समय राहुल गांधी ने कल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जब पहले राजा करता था ये काम तो, कि जो उसकी बात नहीं मानता था, उसको गिरफ्तार करवा देता था। कोई सूबेदार उसके सूबे का या उसकी रियासत का कोई भी कितना ही एलीट आदमी हो, कोई भी आदमी उसको गिरफ्तार करवा देता था। तो वैसा उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या फेडरलिज्म की लड़ाई इसको बनाया जा रहा है अपोजिशन पार्टियों द्वारा, और कैसे ये हो? ये 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल आपने सही याद दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों का मुद्दा हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूले की बात हो, और अब जो ये मामला आया, तो सीधे-सीधे दिख रहा है कि कहीं न कहीं भारत के फेडरलिज्म के ऊपर चोट करने की कोशिश है। अब देखिए, फेडरलिज्म पे चोट हो रही है, वोट के अधिकार पे चोट हो रही है। सेकुलरिज्म को पहले ही लगभग खत्म किया जा चुका है। आज भारत सेकुलर कंट्री है, ये केवल संविधान में लिखा हुआ है। व्यवहार में तो कौन कहेगा, जब सारे फैसले एक धर्म के हिसाब से होते हों। आप क्या हुँ, खाएं, 15 अगस्त को मांसाहार आप नहीं करेंगे, ऐसी महाराष्ट्र में इस बार ऑर्डर दे दिया गया कि 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद रहेंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी शाकाहारी हूँ, लेकिन मांस खाने का, जो लोग मांस खाते हैं उनको हुँ, 15 अगस्त से उससे उसका क्या संबंध है? हुँ, भाई आप सब, या कभी भी कोई, तो सेकुलरिज्म का सवाल तो भारतीय संविधान के जो मूलभूत उसके विचार हैं, उसमें सेकुलरिज्म है, फेडरलिज्म है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट का अधिकार। अब आप वोट के अधिकार को लेके जो बहस चल रही है, आप देख रहे हैं, जो SIR है, या राहुल गांधी ने कर्नाटक के मामले में कहा, या तमाम रोज ऐसी चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। अब ये सब चीजें मुद्दा बन पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं, इसको जानने का पैमाना हम लोगों के पास, खासकर हम लोग जो शहरों में रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। आपको अगर ये गांव सवेरा चलाना पड़ रहा है, शायद आप नहीं चलाते अगर मीडिया अपना काम कर रहा होता, आपको जी, ज़रूरत नहीं पड़ती चलाने की। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसकी बहुत पहुंच है, और उसमें इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, इसका जो पूरा कल्चर है, इसमें ये बातें आम लोगों तक पहुँचती हैं, नहीं पहुँचती हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पहुँचती हैं। मैं हाट बाज़ार में घूमता हूँ, यहाँ लोगों से मिलता-जुलता हूँ, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो एक आक्रोश नज़र नज़र आना चाहिए, गुस्सा नज़र आना चाहिए कॉमन लोगों में, वो मुझे बहुत ज़्यादा अभी उसके संकेत, कहीं मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ, पूरे भारत की बात मैंने कहने की स्थिति मेरी नहीं है, मुझे वो चीज़ दिखती नहीं है। सवाल ये है कि आप, तमिलनाडु में हो सकता है, हो तमिलनाडु में, चूंकि वहाँ DMK ने इसको लगातार मुद्दा बनाए रखा है, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि फेडरलिज्म का मुद्दा हो, वहाँ वो भाषा से भी जुड़ जाता है, और तमाम चीज़ों से हो सकता है तमिलनाडु में ये एक इफेक्टिव मुद्दा हो। लेकिन पूरे भारत में फेडरलिज्म का मुद्दा लोगों को टच कर रहा है, उनके कोड को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं बहुत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं इस जो SIR हुआ है वोट को लेकर, यह इसको भी अ, ये भी लोगों में एक जो मामला हम लोग पहले देख, जैसे अन्ना आंदोलन का कभी समर्थक नहीं था, लेकिन उस समय हम लोग ये ज़रूर देखते थे कि लोगों में एक एक लोगों में उसकी बात होती थी। आप हाट बाज़ार में जाएँ, आप ट्रेन में जाएँ, बस में जाएँ, तो आप उसकी वो चीज़ें, वो बातें होती थी, क्योंकि मीडिया ज़िक्र उनके होता साथ था। था। ज़िक्र होता था, मीडिया मीडिया ने बना रखा था, चौबीसों घंटे मीडिया उनको दिखाता था, अखबारों में भी वो बातें छपती थी, तो लोग उससे उद्वेलित लगते थे उस समय। आज एक वैसा उद्वेलित लोग, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगेगा लोग उद्वेलित हों, लेकिन सचमुच ऐसी स्थिति है, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। विपक्ष की दिक्कत है, विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष
ने पहले ही बहुत ज़्यादा ज़मीन जाने दी है। एक-एक करके जब वो लेते गए, जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमको परेशान नहीं करता है, चलो कश्मीर का मामला है। कहीं और कुछ एक-एक मामले होते रहे, सेकुलरिज्म पर अटैक होता रहा, लिंचिंग होती रही, कहीं पर ये बुलडोज़र, बुलडोज़र क्या है? बुलडोज़र पूरी तरह से न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के किसी भी कानून में बुलडोज़र न्याय का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन खुलेआम बुलडोज़र का इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आदेश दिया, फिर उसके बाद भी बुलडोज़र चलाए गए। अब अगर आप बुलडोज़र को वहाँ नहीं, ज़मीन पर नहीं रोकते हैं, तो फिर ये वोट पर जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो अब जो ये कानून लाया गया है जिसमें नेताओं पे बुलडोज़र चलने चलने की आशंका पैदा हुई, ये कैसे रोकेंगे? इस रोकने के लिए तो आपको एक समग्र दृष्टि अपनानी पड़ेगी। ये जो कानून आया है, न्याय व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था, ये भारतीय न्याय व्यवस्था नहीं है। जिन देशों में भी आधुनिक न्याय व्यवस्था है, जो इनलाइटेनमेंट मूवमेंट से जो वैल्यू पैदा हुए, जो मूल उसूल पैदा हुए, उन उसूलों पर आधारित जहाँ की भी न्याय व्यवस्था है, उसका ये सिद्धांत है कि जब तक आपको दोषी साबित नहीं कर दिया गया, आप निर्दोष हैं। जब तक जी, कोर्ट में आपके खिलाफ एविडेंस नहीं दे दिए गए और कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं कर दिया, आपने अपना बचाव भी किया, अपने पक्ष में दलील दी, फिर भी अगर कोर्ट ने आपको दोषी साबित कर दिया, तब आप दोषी हैं। जिस दिन तक वो फैसला नहीं आया, आप दोषी नहीं हैं। फिर न्याय व्यवस्था के लेयर हैं, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने आपको दोषी नहीं करार दिया, आप दोषी नहीं। तो आप कैसे हटा देंगे 30 दिन में किसी को? सिर्फ केस में आपको गिरफ्तार कर लिया, केस तो कोई भी हमारे ऊपर कोई चार्ज लगा देगा, और वैसे चार्ज लगा दे जिसमें गिरफ्तार करना है, हमको गिरफ्तार कर दिया तो मैं दोषी थोड़ी हो गया। भारतीय न्याय व्यवस्था की जो विचार है उसके हिसाब से मैं दोषी नहीं हूँ। यह जी, कहा जाता रहा है कि भले 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये मॉडर्न जो स्टूडेंट्स है उसका ये सिद्धांत है। तो आप कैसे कर देंगे? लेकिन यह जो न्याय की भावना है, इसका उल्लंघन अगर आप जमीन पर होने देंगे, मुसलमानों का होने देंगे, जो गरीब लोग हैं उनका होने देंगे, तो फिर धीरे धीरे ये बुलडोजर पहुंचेगा यहाँ तक। विपक्ष ने ये सब जमीन पर न जाकर, एक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जमीन पर जाने की कोशिश की थी, उसके बाद वो भी भूल गए। उसके बाद वो भी जमीन, आज सवाल यह है कि जब मीडिया आपके साथ नहीं है, संस्थाएं आपके साथ नहीं है, तो क्या रास्ता है? गांधी जी का रास्ता है, जाइए सत्याग्रह कीजिए जमीन पर, आप उसको इकट्ठा कीजिए लोगों को, और वो काम कोई कर नहीं रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें बहुत माहौल बना पा रही हैं, लेकिन मैं गलत साबित हो जाऊं, माहौल बन जाए तो मुझे बहुत खुशी हो। जी। शुक्रिया सत्येंद्र जी। और मैं बस अपने प्रोग्राम खत्म करते-करते आप लोगों को 2 जानकारियाँ देना चाहूँगा, क्योंकि हम पत्रकारों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर असम में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर। तो आप लोगों से उम्मीद है कि उनके लिए भी आप लोग भी आवाज़ उठाइए, हम पत्रकार भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी जितनी भी तमाम संस्थाएँ हैं, एडिटर गिल्ड या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और भी कई पत्रकार संगठन, उन्होंने प्रेस नोट जारी किए हैं इसके खिलाफ। इसके साथ-साथ आउटलुक के पुराने एडिटर, साबका एडिटर, पूर्व एडिटर रुबेन बनर्जी का यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया है। आउटलुक से भी उनकी जो विदाई हुई थी, वो सत्ता के दबाव में हुई थी, और जब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहा, तो अब उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है। उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाइए। देखने के लिए शुक्रिया।